बर्बाद करने के लिए 90% उनके ऊपर लगान लगाया था। आज अब अगली जो वही सरकार बनेगी। और भाई बहनों, अभी हमने एक ही बात कही थी कि वर्तमान में कुछ लोग हैं, उनमें से कौन आदमी से देश का नेतृत्व करने का मादा रखता है, कौन इस देश का महानायक हो सकता है। लेकिन अगली बात, चुनावी मुद्दे क्या होंगे, उसके आधार पर ही हम आगे की रणनीति तय करेंगे। जो सरकार टैक्सों की मार लगा करके देश के लोगों को गरीब बनाती है, उसको वोट पाने का कोई अधिकार। जरा सुन लो अगली बात। हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी भी आ रहे हैं। एक दिन उन्होंने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया था कि सारा इनकम टैक्स माफ कर देना चाहिए। मैं तो अगली बात कह रहा हूं, जो गैस डीजल पेट्रोल पर करीब 50% टैक्स लगा है, वो सरकार को खत्म कर देना चाहिए एक कलम से। इनको कोई अधिकार नहीं हमसे टैक्स लेने का। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सुनना जरा गौर से, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस देश की प्रजा से ज्यादा कर्ज लिए जाते हैं उस देश की प्रजा गरीब हो जाती है। इस देश की प्रजा को गरीब बनाने के लिए, आइए स्वामी जी बैठिए। आजकल स्वामियों को लेकर के भी बड़े विवाद उठ रहे हैं, लेकिन ये शादीशुदा स्वामी है, हम ब्रह्मचारी स्वामी, यहां कोई विवाद नहीं है। भाई बहनों, जरा एक बात गौर से सुनना। अब 2014 में उसी को वोट देंगे जो गैस डीजल पेट्रोल आधे दाम पर हिंदुस्तान को उपलब्ध कराएंगे। यह व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा होगा। हिंदुस्तान में 80 से 90% गैस यही पैदा होती है और 1 किलो गैस की कीमत करीब 225 रुपए गवर्नमेंट को आती है। आपको सिलेंडर कितने में मिलता है? 400, 500 और बाद में तो 900 रुपए तक, और ब्लैक में 1000 रुपए तक। अब जो गवर्नमेंट आएगी उसको ये 250 रुपए में ही गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराना पड़ेगा। उनको टैक्स लेने का कोई अधिकार नहीं है। क्या देश के लोगों के पास में इतना भी धन ना रहे कि अपना घर ठीक से चला सके? सारा यही लूट के बैठेंगे। भाई बहनों, गैस के ऊपर करीब 50% टैक्स, पेट्रोल और डीजल पर कितना टैक्स? करीब 50% टैक्स। आधा रेट है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुल मिलाकर के करीब 50% टैक्स हो जाते हैं। और करीब जब ये आधा टैक्स हो जाएगा तो हिंदुस्तान में गरीबी अपने आप कम हो जाएगी और हिंदुस्तान में महंगाई भी अपने आप कम हो जाएगी। यह अगले चुनाव का मुद्दा होगा। यह व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा होगा। टैक्स घटाओ, देश बचाओ, गरीबी मिटाओ। तो आपसे मैं फिर से कहूंगा, टैक्स घटाओ, बोलो गरीबी, टैक्स घटाओ, और अगला महंगाई भी कम होगी। टैक्स घटाओ, महंगाई मिटाओ। ये अगले चुनाव के मुद्दे होंगे। और अगली बात और सुन लो, हिंदुस्तान के जवान जो गांव में रहते हैं, मैं गांव के रहने वाले जवानों की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान के जवान, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, कारीगर, करीब 70% हिंदुस्तान की आबादी इसलिए गरीब नहीं है कि मेहनत नहीं करती। इसलिए गरीब है कि उसको उसकी मेहनत की पूरी कीमत, जरा जोर से बोलेंगे, हिंदुस्तान के उन 70% लोगों को उनकी मेहनत की कीमत पूरी, वो अंग्रेजों ने भी नहीं दी वो कीमत, क्योंकि अंग्रेजों के साथ वो लड़ रहे थे। इस हिंदुस्तान के किसान सर्वाधिक लड़े उन मुगलों के साथ में, और आज हिंदुस्तान के उन किसानों की पहले तो जमीन छीनी गई और अब उनको उनकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं दिया जाता। आजकल किसानों को क्या दिया जाता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, किसानों के लिए मिनिमम बेनिफिशियल प्राइस, लाभकारी मूल्य उनको देना पड़ेगा।
फिर आप चाहे मनरेगा चलाओ, चाहे खाद्य सुरक्षा बिल लेकर के आओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन किसान को भी उसका हक देना, यह है किसानों का मुद्दा। आज आजादी के 67 वर्षों के बाद भी किसान आत्महत्या करता है, देश का अन्नदाता भूखा सोता है। यह देश के उन अन्नदाताओं के साथ, भूमि पुत्रों के साथ नाइंसाफी है। भाई बहनों, राष्ट्रीय किसान आय आयोग जो भी 2014 में सत्ता पाएगा उसको बनाना पड़ेगा। 6 वेतन आयोग बन गए, 184 को 15,000 20,000 वेतन मिलता है, लेकिन किसान को अपना गांव छोड़ करके पलायन करना पड़ता है। वो गांव में नहीं रहना चाहता, वो खेती नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि खेत में जो फसल पैदा करता है उसकी कीमत नहीं दी जाती। भाई बहनों, ये तो दो बात थी, टैक्सेशन की, गरीबी की, महंगाई की मिटाने की और किसान को न्याय दिलाने की। इन जवानों के लिए भी एक बात कहना चाहता हूं, अंग्रेज इस देश का लाखों टन कोयला, सोना, चांदी, लोहा सब लूट के लेके गए। आज भी जहाजों में अरबों खरबों का माल जा रहा है। 5 रुपए किलो हमारा आयरन और कच्चा लोहा लेके जाते, 50 रुपए किलो हमको ही वापस भेज देते। कच्चा माल 1 ग्राम भी हिंदुस्तान के बाहर जिस दिन नहीं जाएगा उस दिन कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार युवाओं को मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होगी। तो 1 ग्राम भी कच्चा माल हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये भू खनिजों के बारे में, मिनरल्स के बारे में सरकार को नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हिंदुस्तान को बचाने का नहीं है। यह है हमारा व्यवस्था परिवर्तन का ऐलान। इन जवानों को रोजगार देना पड़ेगा और हर व्यक्ति को शिक्षा और चिकित्सा का समान अधिकार। मैं एक आपसे छोटी सी बात पूछता हूं, अपने बेटे की पढ़ाई कहां? विदेश में। अपनी दवाई कहां? और हमारी पढ़ाई और हमारी दवाई कहां? क्या हिंदुस्तान की दवाई घटिया है? क्या हिंदुस्तान की पढ़ाई घटिया है? और क्या तुम हिंदुस्तानियों को घटिया मानते हो कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए दवाई और हिंदुस्तान के लोगों के लिए पढ़ाई हिंदुस्तान में, और हम तो हिंदुस्तान से प्यार ही नहीं करते? जब हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते तो तुमको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार भी नहीं। बात यहां पढ़ाई और दवाई की नहीं है, बात यहां निष्ठाओं की है कि हमारे लिए घटिया और तुम्हारे लिए बढ़िया, हमारे लिए घटिया दवाई, हमारे लिए घटिया पढ़ाई और इनके लिए बढ़िया पढ़ाई, और वहां से भी पढ़ करके भोंदू लौट के आए। $100 लाख करोड़ रुपए बाहर जमा हो गया, 900 लाख करोड़ रुपए देश के अंदर जमा हो गया, कितनी मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो गया, पूरा हिंदुस्तान भ्रष्टाचार से शर्मसार हो गया। मैंने कहा पहले जो करीब 1,000 लाख करोड़ रुपए लूटा सो लूटा, अभी भी हर साल कितना लूट रहे हैं बोलो? 10 लाख करोड़। कितना? बोला बाबा गैस डीजल पेट्रोल आधे दाम में उपलब्ध कराओगे, किसानों को वाजिब दाम दोगे, लाभकारी मूल्य दोगे, पैसा कहां से आएंगे? मैंने कहा इन बेईमानों से छीनेंगे। बहुत लूटा है इन्हें। 3 से 5 लाख करोड़ रुपए के घोटाले कर देते हर साल। हमारे एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री है, IIM बेंगलोर में हमारे वैद्यनाथन जी, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। 4-5 साल अध्ययन करने के बाद, स्टडी रिसर्च करने के बाद 3 से 5 लाख करोड़ के हर साल क्या होते हैं बोलो? अरे घोटाले क्या होते हैं बोलो? एक बहुत अच्छे हमारे इस देश के कैग हुए जिन्होंने इन घोटालों के लिए जो है एक के बाद एक परत दर परत खोली। क्या नाम था उनका बोलो? अरे जोर से तो बोलो। विनोद राय चाहे रिटायर हो गए हो, लेकिन ऐसे अफसर को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। ऐसे अफसरों की जरूरत है हिंदुस्तान को। मैं तो कहता हूं उनको आगे आना चाहिए। राजनीति में भी विनोद राय जैसे लोगों को एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। ईमानदार लोगों की हर जगह जरूरत है, लेकिन वो राजनीति में आ गए तो ये कुटिल सिब्बल जैसे खड़े होके बोलेंगे हमने पहले ही कहा था ना, ये हमारे घोटाले इसलिए बता रहे इनको राजनीति में आना है। तो क्या तुम पापियों को का ही वही ठिकाना है? अब तुम्हारा ठिकाना कहां है? तुम तो भाई बहनों, मैं आपसे बात ये कह रहा था, 5 लाख करोड़ के घोटाले, करीब 3 से 5 लाख करोड़ की टैक्स की चोरी, 3 से 5 लाख करोड़ की टैक्स की छूट, और फिर बाद में रिश्वतखोरी। इस हिंदुस्तान को तो खोखला किए जा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसे हिंदुस्तान लुटना चाहिए?
हिंदुस्तान को कौन बचाएगा? अरे दोनों हाथ उठा करके बोले तो सही, हिंदुस्तान को कौन बचाएगा? देश की रक्षा कौन करेगा? तो आपको काम करना है, इसलिए आपको यहां बुलाया है। तो आपको ये तो कुछ एजेंडे बताए कि हिंदुस्तान में सब लोगों की एक जैसी पढ़ाई और सब लोगों के लिए एक जैसी दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सबके मौलिक अधिकार है। और हिंदुस्तान की भाषा में हिंदुस्तान की पढ़ाई होनी चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा को नष्ट करके, हिंदुस्तान के वैभव को लूट करके उन्होंने इस हिंदुस्तान को गरीब बनाया। आज जो व्यवस्था चल रही है, ये हमारी बनाई हुई व्यवस्था, ये किसकी बनाई हुई व्यवस्था है? अंग्रेजों की बनाई हुई शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की दी हुई भाषा, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, वो सब अब खत्म करने पड़ेंगे। तब एक नए भारत का उदय होगा, स्वदेशी व्यवस्था जिसका सपना देखा था महात्मा गांधी ने। भाई बहनों, आज हिंदुस्तान खतरे में है। इमरजेंसी आपातकाल जैसी स्थिति देश की बनी हुई है। देश में आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। पाकिस्तान शीश काट के ले जाता है, चाइना 82 किलोमीटर हिंदुस्तान में घुसाता है। पूरे देश के लिए निकलूंगा तो आपसे भी आह्वान करता हूं, आपको भी अपने घर नहीं बैठना है। आज भारत माता की कसम खा करके इस संकल्प लेकर के जाना है, जब तक सत्ता और व्यवस्था नहीं बदलेगी, अपने अपने स्वधर्म के साथ इस राष्ट्र धर्म को भी प्रामाणिकता से निभाना। आप खेती करना, बिजनेस व्यापार, नौकरी धंधा करना, जिनको जितना करना है, लेकिन 2 से 4 घंटा देश के लिए लगाना। हर एक बूथ पर कम से कम 10-10 यूथ तैयार होने चाहिए। जिला तहसील समितियां तो बन चुकी हैं, अब प्रखंड और वार्ड समितियां बन रही हैं। अब बूथ और ग्राम समिति बनाने के लिए आपको पूरी ताकत लगानी है। मैं पूरे हिंदुस्तान में जाऊंगा, सबको जगाऊंगा, और उसके लिए यदि मुझे अपने प्राणों की आहुति अर्पित करनी पड़ी तो वो भी मैं अर्पित करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हरगिज पीछे नहीं हटेंगे। ये आपके सामने एक संकल्प लेकर के और आगे की यात्रा शुरू करना चाहता हूं। भाई बहनों, ये लोकसभा चुनाव तक की 9 महीने की रणनीति मैंने आपके सामने रखी है। आगे इस यात्रा में बहुत से पड़ाव आएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। और भाई बहनों, मैंने कहा इन पापियों के जुल्म और जातियों को हम पूरे देश को बताएंगे। ये 21 पेज की पूरी चार्जशीट, जिस पर इन पापियों के पूरे गुनाह लिखे हैं। जब देश आजाद हुआ 1947 को, तब रुपए, डॉलर और पाउंड की तीनों की कीमत कैसी थी बोलो? और आज $1 खरीदने के लिए कितने रुपए चुकाने पड़ते हैं? 67। आजादी के 67 वर्ष बाद जितने वर्ष की आबादी उतनी कर दी कांग्रेस ने देश की रुपए की बर्बादी, पूरा देश का सत्यानाश कर दिया। इनके पूरे पापों को, गुनाहों को गिनाऊंगा, बहुत वक्त लग जाएगा। मैं अंत में बस इतनी सी बात कह करके कि अब इन बुरे लोगों के राज से देश को मुक्ति मिले, आदरणीय श्री हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी को मैं आमंत्रित करूंगा, क्योंकि इनसे भी ये बहुत खोप खाते हैं। और 2 स्वामी साथ हो जाए फिर तो ये बेहोश हो जाते हैं। आ जाओ स्वामी, आ जाओ, आ जाओ। एक बार स्वामी जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। ये सफेद कपड़ों वाला स्वामी है, मैं भगवे वाला स्वामी हूं। और अब ये स्वामी के हाथ में हाथ नहीं, पूरा हिंदुस्तान अब हाथ में हाथ मिला के एक साथ आगे बढ़ेगा। और मैंने इनको कोई किसी पार्टी के नाते नहीं बुलाया है, मैंने, क्योंकि काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में ये हमारे 27 फरवरी वाले आंदोलन से लेकर के आज तक 4 सालों से हम सफर हैं। और इन्होंने भी कसम खाई है कि सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के काम को हम अंजाम तक पहुंचा करके ही दम लेंगे। भाई बहनों, मैं एक अंतिम आह्वान करता हुआ, अभी तक मैं ट्विटर को बहुत ज्यादा यूज नहीं किया करता था, लेकिन अब क्योंकि मैं पतंजलि योगपीठ में तो रहूंगा नहीं,
तो आपको ये तो पता लगेगा बाबा है कहां। तो पहले सूचनाएं देने के लिए चिड़िया कबूतर के गले में चिट्ठी डाल दिया करते थे। वैदिक जमाने में इस चिड़िया की बड़ी महिमा है। वेद में मंत्र आता, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिशस्व जाते। तो वो जिसके अच्छे अच्छे पंख हैं वो हर समय हमें सूचना देती रहती है, उसको बोलते हैं ट्विटर और फेसबुक। तो अब आज से मैं सभी लोगों के साथ सुबह से शाम तक जितनी भी जरूरत होगी 1, 2, 3 बार मैं खुद ट्वीट किया करूंगा। अभी मेरे सहयोगी इस काम को किया करते थे, लेकिन अब मैं स्वयं इस काम को किया करूंगा। मैं पुराने ख्यालों का जरूर हूं, लेकिन आधुनिक जमाने के लोगों से टक्कर लेने के लिए तैयार हूं और इनको पटखनी भी देनी है इन्हीं की भाषा में, इन्हीं के विज्ञान से, और वैदिक विज्ञान को साथ में लेकर के आगे बढ़ना है। तो स्वामी रामदेव के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको फेसबुक में मिल जाएगी और ट्विटर अकाउंट भी मिल जाएगा, और आपके साथ हर दिन बाबा आप तक सूचना पहुंचाता रहेगा। ये मुझे आज आपको सूचना देनी थी, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, अभी करीब 5 लाख के आसपास लोग अभी फेसबुक पर जुड़े हुए थे। उसका भी हमने कोई ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया था, और अभी 2013 के अंत तक हमारा संकल्प होगा कि करीब 1 करोड़ लोग फेसबुक से जुड़ जाए। उसके लिए भी आपको संकल्प लेकर के जाना है और इस अभियान को भी आगे बढ़ाना है। मॉडर्न जमाने की टेक्नोलॉजी के द्वारा भी इनको हमें पटखनी देनी है। तो आप फेसबुक का भी और ज्यादा यूज करेंगे, ट्विटर का भी और ज्यादा यूज करेंगे, और हम हर दिन हर वक्त आपके साथ जुड़े रहेंगे। पहले हमने मिस कॉल के लिए नंबर दिया तो करीब 1 करोड़ लोगों ने मिस कॉल दिया, उसके लिए मैं सबका शुक्रिया करता। और जिन्होंने पहले मिस कॉल नहीं दिया है या जिनको अभी जो है मिस कॉल का जिनका अकाउंट अभी जिनको मैसेज नहीं जाते हैं, वो 02233081122 पर एक बार फिर से मिस कॉल दे लेंगे आज अभी यहीं से। और जो ट्विटर और फेसबुक यूज नहीं करते वो भी इसको यूज करेंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। 02233081122 आप इस पर मिस कॉल करेंगे तो आपको मैसेज भी लगातार मिलते रहेंगे, और एक दिन भी आराम नहीं करना। 2014 तक जब तक सत्ता और व्यवस्था नहीं बदलेगी, मैं हर दिन आगे बढ़ता रहूंगा। सुबह कहीं, दोपहर कहीं, शाम कहीं, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटे का विश्राम, 18 से 19 घंटे का काम, और तब भारत पहुंचेगा पुनः विश्व गुरु के पद पर। भारत बनेगा परम वैभवशाली, भारत पुनः करेगा विश्व का नेतृत्व। इसके लिए हम सबको संकल्प लेना है। बोलो भारत माता की।